हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में, जहां पर हम करने वाले हैं क्या, एग्रीकल्चर। जी हां, पूरा का पूरा लेक्चर वन शॉट रहने वाला है। और आप सभी लोगों को बता दूं कि इस लेक्चर से सीधा सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। खास करके बात करूं तो मेजर फूड क्रॉप्स की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस नए लेक्चर के साथ। मैं हूं आपका अपना टीचर जोगिंदर सिंह चार, और आप सभी का इस छोटे से प्यारे से चैनल एसएसटी विद जोगिंदर सर पर स्वागत करता हूं। एंड उम्मीद है कि आप सब लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो इन छोटे हाथों का इस्तेमाल करके सिर्फ एक बार एक माउस को ले जाकर क्लिक करना है सब्सक्राइब, और काम हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस लेक्चर के बारे में। को पूरा का पूरा लेक्चर आप लोग जानते हो वन शॉट रहने वाला है। और शुरुआत करते हैं, सबसे पहले अपनी वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर जानते हैं। देखिए, हिंदुस्तान एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, ये बात हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ की 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो ये वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर साफ साफ हमें पता चल जाता है। इंडिया इज इंपॉर्टेंटली क्या है, हम एग्रीकल्चर कंट्री है। हमारा सारा काम एग्रीकल्चर बेस्ड है। हमारे यहाँ किसान ज्यादा है। हमारे यहाँ जो, अगर आप देखोगे 10th क्लास में, जब आप पीछे जाके देखोगे पुराने चैप्टर्स में, तो वहां पे ये था कि जो एम्प्लॉयमेंट है आज भी आप लोगों को मालूम होगा, वो सबसे ज्यादा कहां से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। क्यों आता है? क्योंकि 2/3 पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में है। और क्यों है इसमें? क्यों है इसमें, सोच के देखिए। क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में इनफ जॉब्स नहीं है। सिंपल लॉजिक है। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं, आगे चल के समझते हैं। एग्रीकल्चर हमारी प्राइमरी एक्टिविटी। जब हमारे पास कुछ काम करने को नहीं होता तो हमारे पास खेती सबसे पहले है। हम वो काम करते हैं जहां पर हम खाने की चीजें उगाते हैं। खाने के अलावा साहब हम वहां पे रॉ मटेरियल भी उगाते हैं सेकेंडरी सेक्टर के लिए। अरे तुम्हारे को अंकल चिप्स खाने का मन है, कुरकुरे तुरतुरे खाने का मन है, तो कहां उगेगा उनका माल पानी? सब खेतों में। ठीक है। इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए हम रॉ मटेरियल बनाते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करें तो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, इंटेंसिव एंड कमर्शियल। तो जो PIC है, इनका कन्फिग्रेशन अलग अलग है। बोले तो P फॉर परिवार, यानी हम अपने लिए कर रहे हैं। I फॉर बेसिकली थोड़ा सा और रिग्रेसिव, इंडस्ट्री भी इन्क्लूड कर देते हैं और हमारे लिए भी हो जाती है। एंड थर्ड इज फॉर बिल्कुल कॉमर्स, व्यापार। यहां पर हमारा मेन मकसद क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राइमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, इंटेंसिव एंड देन कमर्शियल। अगर आप लोगों ने ये फिगर देखी तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी। इस वाली फिगर में इंडस्ट्रीज में जो आपको दिख रहा है, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, ट्रक और मॉडर्न टूल ज्यादा दिख रहे हैं। इधर वाले में आपको लोग ज्यादा दिख रहे हैं, इधर वाले में आपको कम लोग दिख रहे हैं। तो सीधी सी बात है, प्रिमिटिव कम लोग, एक दो फैमिली के लोग अपना घर बार चलाने के लिए करते हैं। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, अगर उसी घर में 10 लोग और पैदा हो जाए तो उनके लिए इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग की जाती है। कमर्शियल तो ऑब्वियसली फॉर बिजनेस पर्पस होती ही है। तो चलिए आगे चलते हैं, प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग को पढ़ते हैं। अब जब, क्योंकि ये P फॉर फैमिली के लिए, परिवार के लिए हो रही है, तो आप समझ सकते होंगे कि यहां पर क्या ही करते होंगे। यहां पर करते हम खेती, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। जब किसान जो है, जो गरीब किसान है, उसका जमीन सिर्फ थोड़ी सी है, तो उस पर खेती करके वो क्या करेगा, बेचेगा तो नहीं, क्योंकि उतना होगा ही नहीं। तो ये सारा वो अपने सेल्फ के लिए रख लेता है। ठीक है। और इसमें क्या करेगा, छोटा खेत है तो ऑब्वियसली औजार, इक्विपमेंट, मॉडर्न टूल्स तो आएंगे नहीं। तो हो, दाओ, डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली कम्युनिटी ही लेबर होती है। बेसिकली क्या, ये कुलाड़ी, कसी, फावड़ा और जितने आप लोग देख रहे हो ना, ये सब इस घर के ही लोग हैं। यानी कि एक भी इंसान बाहर से हायर नहीं हुआ है। अरे हायर करके करेंगे क्या, पैसे ही नहीं है। क्यों नहीं है पैसे? जमीन ही छोटी है, जो अपना खुद का पेट नहीं भर रहा है, तेरे को कहां से देंगे बेटा। समझ में आई बात? नेक्स्ट बात करते हैं, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन द मॉनसून। ऑब्वियसली जब चीजों की कमी है तो फिर हर चीज की कमी है। हम पानी कहां से लाए? इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं ला सकते, हम मॉनसून पे डिपेंडेंट है। हम जमीन की नेचुरल फर्टिलिटी, सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंडेंट। हमारे पास पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर नहीं है। एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस, हम एनवायरमेंट की कंडीशन पे के हिसाब से खेती करते हैं, क्योंकि हमको मिलना ही सब कुछ नेचर से है। तो हमारे पास कुछ है ही नहीं पैसा, तो हम खर्च करें भी कैसे? तो इसलिए सब कुछ यहां से होता है। इट इज अ बेसिकली काइंड ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न को समझो तो किसी चीज को काट पीट के साफ करो, उसमें फसल करो और उसका जला के उसको छोड़ जाओ, ताकि कुछ समय बाद वो मिट्टी, वो जमीन अपने आप को रिप्लेनिश कर ले, ठीक हो जाए। देखो बहुत सिंपल सी बात है। मेरा सर देखे थे, अपने बाल थे, मैंने उसको काटा पीटा, इसको थोड़ा इस पर फसल उगा रहा हूं, अब इसके बाद इसको छोड़ दूंगा ताकि अब ये ग्रो हो जाए। बस यही है। फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड, जब इंसान, किसान जो आता है, एक जमीन के हिस्से को साफ करता है एंड प्रोड्यूस सीरियल, उस पर फसल उगाता है एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली करता है। ठीक है, फसल उगा ली। व्हेन द फर्टिलिटी, सॉइल की जो फर्टिलिटी है, वो धीरे धीरे आप क्रॉप उगाते जाएंगे और फर्टिलिटी रिड्यूस होती जाती है। ये बहुत कॉमन सा फिनोमेना है। हम रोटी खाते जाते हैं, हमारा पेट भरता जाता है ना। हम ज्यादा खाते जाते हैं, फिर हमारा मामला कहीं और का बन जाता है। सिंपल सी बात है। तो जैसे जैसे आप किसी सॉइल पर क्रॉप उगाते जाओगे, उगाते जाओगे, उगाते जाओगे, उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। तो फार्मर्स क्या करेगा,
फार्मर शिफ्ट करेगा। अरे जिस खेती से नेचुरल फर्टिलिटी खत्म हो रही है वहां पे खेती करके फायदा क्या है, एंड क्लियर करेगा एक फ्रेश पैच ऑफ लैंड ताकि उस पे खेती करे। बच्चों पे क्या करेगा, बचे हुए की लकड़ियों को काट पीट के जला के आग लगा के छोड़ जाएगा ताकि वो जो राख ऐश है वो उसकी वापस उसको ठीक कर सके, नेचुरल फर्टिलिटी वापस आ सके। एंड इस तरीके से नेचुरल फर्टिलिटी को नेचुरल प्रोसेस के थ्रू रिकवर किया जाता है। लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो, ऑब्वियसली ना ज्यादा इक्विपमेंट लिए, ना बड़ी जमीन थी, ना आपने कुछ मॉडर्न फर्टिलाइजर डाला, पेस्टिसाइड डाला। एज फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर एंड अदर मॉडर्न इनपुट्स, रीजन पैसा नहीं था, जमीन छोटी थी। डिफरेंट नेम्स फॉर जूमिंग। अब जूमिंग जो नेम है एक्चुअली वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को कहते हैं। किसको कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। वही कॉन्सेप्ट, फसल की जमीन को साफ किया, फसल की सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस हुई, देन उस पैच को छोड़ के अगले पैच पे गए, पुराने को जला गए, इस तरीके से। तो इसके बहुत सारे नाम है। जैसे जूमिंग कहते हैं हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, बेसिकली हम किसके कहते हैं, वही आसाम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, बस 4-5 स्टेट। पामलू कहते हैं मणिपुर में। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में नाम अलग अलग है, तो बेसिकली जो बड़े स्टेट आपको दिखे वो दिखे, मणिपुर में पामलू, पीएम, पीएम। इधर याद कर लो जैम, जैम, जैम। अब जैम का क्या हुआ, एन कैसे आ गया भाई, हमारी मर्जी, पीछे हमारा अलंकार लगा हुआ है हिंदी का, पर्यायवाची शब्द बना लो, कुछ भी बना लो। जैम क्या होगा, जूमिंग, आसाम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। मणिपुर में मत जुड़ना, पीएम फिर एक जोड़ के रखना भाई साहब, मणिपुर, पैम पैम पैम, ठीक है। पापुर देखो ऐसे करो। दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। दीपा जो है कहां रहती है भाई साहब, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में रहती है। अंडमान निकोबार में भी रहती है कभी कभार, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नाम याद हो जाएंगे। अदर नेम बात करें तो मिल्पा मैक्सिको, एमएम, कोनुको वेनेजुएला, जैसे वेनेजुएला जैसा नारियल, ऐसे कोकोनट जैसा याद होगा, थोड़ा सा टच करके देखो। रोका हुआ ब्राजील में, मसाले मिलते हैं अफ्रीका में, लड़ाई होती है इंडोनेशिया में, और वियतनाम है रे। समझ रहे हो ना, ऐसे ट्रिक बनानी पड़ती है। मसाले कहां मिलते हैं, अब देखो, मसाले अफ्रीका में, समझ रहे हो, लड़ाई इंडोनेशिया में, क्या है अब, होप कहां की है, रे मतलब कहां की है, वियतनाम की है रे। रोका हुआ ब्राजील में, समझ रहे हो ध्यान से, रोका हुआ ब्राजील में, मसाले मिलते अफ्रीका में, लड़ाई हुई इंडोनेशिया में, रे वियतनाम, इस तरीके से याद कर लो। बेवार मध्य प्रदेश, दहिया, ऐसे याद कर लो, मध्य प्रदेश जी का देवर या बेवर या घेवर एक ही बात है। पोड़ू आंध्र प्रदेश, कोमन उड़ीसा, कुमारी रहती है वेस्टर्न घाट में, वाल्त्रे रहते हैं राजस्थान में, खिल कहते हैं पहाड़ी इलाके में, ऑब्वियसली हिमालयन बेल्ट में, कुरुवा झारखंड, कुरुवा, जूमिंग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जिसमें आपका असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ऐसे सब नाम। आई होप अभी तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया। जूमिंग के बहुत सारे नाम है, बट अगर आप उससे कहेंगे पेपर में कौन कौन से आते हैं तो मैं आपको पीछे टिक लगा के बताता हूं जो कि बिल्कुल याद है। बेवार इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुमारी इज इंपॉर्टेंट, खील इज इंपॉर्टेंट, कुरुवा इज इंपॉर्टेंट, एंड जूमिंग इज इंपॉर्टेंट। यहां पे जाएंगे तो मिल्पा इज इंपॉर्टेंट, रोका इज इंपॉर्टेंट, मैसोल, लडांग एंड रे इज इंपॉर्टेंट। अब याद करने को बचा क्या है, मास्टर कैसी बात कर रहा है, अरे ऐसी ही बात करेंगे ना तब ना पूरे नंबर आएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, इंटेंसिव समझते हो क्या है, ये वहां पे होती है जहां पर हाई पॉपुलेशन का प्रेशर होता है जमीन पे। एक छोटी सी जमीन है, वही पुरानी, पहले इस घर में 5 लोग थे, इन सब की शादी की गई, इन्होंने 10-10 बच्चे किए और हो गए 50 लोग। जमीन पे आ गया प्रेशर, खाना पीना, ये जो होती है लेबर इंटेंसिव होती है। क्यों होती है, अरे वो जो इतने सारे लोग पैदा है वो करेंगे क्या, जमीन पे आके खेती करेंगे, तो जमीन पे लेबर बहुत ज्यादा है। जहां पर हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट दिया जाता है, नहीं देंगे तो इनका पेट कौन भरेगा बताइए, पेट भी तो भरना है। इरिगेशन यूज किया जाता है, पानी चाहिए, नहीं तो खेती सूख के ना मर जाएगी। तो ये सब काम यहां होते हैं। द फार्मर्स कंटिन्यू टेक मैक्सिमम आउटपुट ताकि अपने घर का पेट भर सके, गरीब जो पैदा हो गए इनका पेट भर सके उसी लिमिटेड लैंड से, इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। अब इन लोगों के पास और कोई काम नहीं है, बेचारे गरीब और अनपढ़ आदमी है, तो ये इस खेती से ही जितना हो सकता है उतना यूज करेंगे। दस देयर इज ए इनॉर्मस प्रेशर, इनॉर्मस मतलब ह्यूज प्रेशर है भाई साहब, क्या करे कैसे करे करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं कमर्शियल फार्मिंग, सबसे सुखद फार्मिंग। इस तरह की फार्मिंग, गन्ना फार्मिंग, जैसे आप मेरठ मुजफ्फरनगर वाले एरिया में देख सकते हो, यहां पर गन्ना आज कमर्शियली उगाया जाता है, यानी कि इसको पूरा गुड़ चीनी खांड बनाने के लिए बेच दिया जाता है, और इससे बहुत कमाई भी होती है क्योंकि आज इंडस्ट्रियलाइजेशन को कहीं ना कहीं से कमर्शियल फार्मिंग की ही सपोर्ट है। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं इस फार्मिंग के, हायर डोज ऑफ मॉडर्न टूल्स, इक्विपमेंट, फर्टिलाइजर, H5V सीड्स, इंसेक्टिसाइड एंड सो ऑन टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। ये सब लगाओगे तो मैं भी पेट में से भाई साहब खाद दे डालूंगा, मतलब तुमको फसल दे डालूंगा, सीधी सी बात है, क्रॉप्स दे दूंगा मैं भी 1-2। द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन, किस खेत की कमर्शियलाइजेशन ज्यादा है, मतलब किस, अगर इसको मैं बात करूं किस इलाके में सबसे ज्यादा ऐसी क्रॉप्स उगाई जाती हैं जो कमर्शियली बिकती हैं, वो डिपेंड करता है इलाका टू इलाका। मान लो यूपी और पंजाब हरियाणा कर सकते हैं इसका मुकाबला, साउथ स्टेट नहीं कर सकते, वहां कमर्शियलाइजेशन नहीं हो सकता
इन क्रॉप्स का जो यहां पर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे राइस की बात कर ले तो वो कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा में चावल उगाकर बेचा जाता है, बट वहीं मतलब पंजाब में भी। बट इन उड़ीसा ये सब्सटेंस क्रॉप है, अपने खाने के लिए उगाते हैं लोग वहां। समझ लो, इतना ही उगाते हैं जितना पर खाने के लिए, उससे ज्यादा है ही नहीं। बात करें प्लांटेशन की, प्लांटेशन क्या होता है? अगर मैं किसी भी एक क्रॉप को ले लूं, मान लो मैं कह देता हूं भुट्टा, मेज ले ले मैं, जैसे आप कोई भी क्रॉप ले लो, वीट ले लो, या जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मान लो, आप एक XYZ कोई क्रॉप मान ली, पूरे फार्म में बस वही क्रॉप है, दूर दूर तक वही क्रॉप है, कई हजार किलोमीटर तक। तो ये क्या क्रॉप कहलाएगी? प्लांटेशन। मतलब एक सिंगल क्रॉप लगातार चली जा रही है, चली जा रही है। सो प्लांटेशन टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। अब इतनी क्रॉप क्या अपने घर में उगा के मरोगे, खाओगे, क्या करोगे? बेचूंगा, बाहर बेचूंगा, कमर्शियलाइजेशन करूंगा। इस टाइप ऑफ फार्मिंग में सिंगल क्रॉप बड़ी एरिया पे की जाती है। ये एरिया बड़े एरिया को, ऐसी क्रॉप बड़े एरिया को घेरती है। कैपिटल इंटेंसिव, पैसा लगता है, ट्रक, टेम्पो, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, और यहां पर माइग्रेंट लेबर्स का यूज किया जाता है। एंड दिस इज द स्पेशल फीचर्स अबाउट द टी क्रॉप्स टाइप, टी एंड कॉफी, ये प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं। इनमें जो ज्यादातर लेबर होता है ना, वो आसपास के इलाके, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहां के लेबर को लाके ही पत्तियां तोड़ाई जाती है। इनके आदमी खुद कितने पत्ती तोड़ेंगे बताओ? पूरा स्टेट जो चाय उगा रहा है, अब उगाने वाले तोड़ेंगे कहां? इसलिए लेबर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो वो है। यहां पर सारा प्रोडक्ट जो वो रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है आगे वाली इंडस्ट्री में। इंडिया में चाय है, रबड़ है, कॉफी है, शुगर केन, बनाना, इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप, जैसे कि टी इन असम, नॉर्थ बंगाल, कॉफी इन कर्नाटका, ये सब प्लांटेशन क्रॉप के एग्जाम्पल है। आप पीते हो ना कॉफी, चाय, ये सब इतनी मेहनत के साथ आती है। बात करते हैं आगे। सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, धंधे के लिए जा रहा है, बाजार के लिए जा रहा है। ए वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ रोड चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, कम्युनिकेशन, सब तो चाहिए। आप फोन कर दे, लाला जी 2 पैकेट मतलब जो चाय भिजवा दीजिए, कौन जाएगा? वो कहते भाई 2000 टन चाय चाहिए, अब उगाओ, तो उसके लिए अच्छा रोड, ट्रांसपोर्ट, ये सब चाहिए, मार्केट चाहिए। क्योंकि जब एक किसान फसल उगा लेता है, उसको बेचने कहां जाएगा? मार्केट में। अब मार्केट अच्छी ना हो तो रेट अच्छा नहीं मिलेगा, रेट अच्छा नहीं मिलेगा तो सब्जी माल खराब हो जाएगा, तो अगली बार कोई करेगा नहीं। क्रॉपिंग पैटर्न्स की बात कर लेते हैं। देखिए 3 तरह की क्रॉप होती है, RKZ, राबी, खरीफ, जायद फसल। राबी क्रॉप्स की बात बताऊं तो राबी को विंटर से जोड़िए, RW, RCB पढ़ा होगा ना? RCB नहीं, आज से RW, W यानी विंटर में उसको उगाते हैं, यानी कि ROD अक्टूबर एंड दिसंबर में उगाया। एंड कब किया? काटना कब है? AJ, राज, ROD राज, OD में काट उगाएंगे, आज में काट लेंगे, राज, रबी, आज का मतलब समझ गए ना? अप्रैल टू जून। अगर अगस्त में 2-4 महीने में काट लेगा क्या भाई? उगाते ही हट। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। तो हमको क्या याद रखना है? सबसे ज्यादा व्हीट याद रखना है हमको, और क्या याद रखना है? मस्टर्ड याद करना है। तो WM जो आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं, दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। ज्यादातर आपके नॉर्थ वाले इलाके में होते हैं, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, इन इलाकों में जो ये की जाती है। कौन सी क्रॉप्स? अरे व्हीट एंड अदर राबी क्रॉप। मेजरली तो व्हीट होता है, आप सब जानते हो, व्हीट तो सेकंड स्टेपल, मतलब सेकंड मेन फूड क्रॉप है, और नॉर्थ इंडिया में तो बहुत खाई जाती है। आगे चलते हैं। एबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन, बारिश ड्यूरिंग विंटर मंथ। अब ये उगाई कब जाती है? विंटर में। अब सोचो, अगर कोई फसल उगा रहे हो, क्रॉप कर रहे हो, और उस समय बारिश ना पड़े तो फसल खराब हो जाएगी। अब ऊपर से ये बारिश सर्दियों में होनी जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये उगाई सर्दियों में जा रही है। ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स हेल्प इन द सक्सेस ऑफ दिस क्रॉप। याद कीजिए मेरा पुराना पास जो मैंने आपको बताया था कि मेडिटेरियन सी साइड से सर्दी में हवाएं चलती है, उनकी वजह से पानी, उनकी वजह से यहां पहुंचता है, फिर बारिश होती है। आपको जो भी सर्दियों में बारिश पड़ती है ना, वो नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन, यानी जो उल्टा मानसून समर वेस्ट जाने के बाद आता है, उनकी वजह से पड़ती है। हाउएवर द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली क्राइटेरिया जाता है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में, जहां पर क्रॉप्स आज बहुत ज्यादा उगाकर हम बल्कि इतने ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो गए इन क्रॉप्स में कि आज हमें किसी और की नीड ही नहीं है। इतना ज्यादा अनाज है, वीट तो हमारे पास सड़ रहा है, मतलब इतना ज्यादा। आप सबको पता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट बनाया था, आप जाके चेक करना, पूरी इंफॉर्मेशन उसकी वहां पर है। बात करें खरीफ क्रॉप्स की, तो खरीफ क्रॉप्स ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। ये कब उगाई जाती है? जब मॉनसून आता है। मॉनसून कब आता है भाई साहब? सोच के देखिएगा। अरे मई जून जुलाई वाले महीने में चलता है ना, जून जुलाई में ज्यादातर चलता है। अक्टूबर एंड उसमें जो है वे हार्वेस्ट कर ली जाती है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन सी हैं? तो गेहूं का चाचा का लड़का कौन है? चावल, पेड़ी, मेज, ज्वार, बाजरा, तोर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, बाकी सब यहाँ है मेजर क्रॉप, देखोगे आप। तो सारी की सारी है। अब यहाँ क्यों है? अब इसको थोड़ा लॉजिकली समझो। सर सर्दियों में होती है बारिश कम, तो वो उतनी सी लिमिटेड क्रॉप हो पा रही है, बट गर्मी मॉनसून जब आता है, जब बारिश होती है ज्यादा, तो ऐसे में इतनी सारी क्रॉप्स को उगने का मौका मिलता है। आप लोगों को किसी ने बताया होगा कि भाई इतनी कम क्रॉप्स उस तरफ, इस तरफ इतनी ज्यादा क्रॉप है, मेजर क्रॉप सारी यहाँ है। अरे बारिश से उगती है ना, बारिश मानसून में होती तो इसलिए यहाँ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप जो राइस है, वो कहाँ कहाँ उगाई जाती है? भाई साहब आ जाइए, असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये KKTM, सब जगह। कौन सा? खासकर ये वाला एरिया, बारिश वाला एरिया में, यहाँ सब में होती है। आप एकदम याद कर सकते हो।
उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी आजकल चावल होते हैं, आजकल क्या हो ही रहे हैं। रिसेंटली पैडी हैज ऑल्सो बिकम एन इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। अब ये सुनिए, पंजाब हरियाणा में पहले इतना नहीं था पैडी का, धान जो होती है, अब यहां भी उगाने लगे हैं धान। वही चावल जब कपड़े पहन के बैठा हो उसके छिलके उतार दो, बन जाएगा। असम स्टेट, वेस्ट बंगाल, यहां पर 3 क्रॉप की जाती है पैडी की। कहां पर? एबीओ या फिर बाओ, बंगाल, उड़ीसा एंड असम। यहाँ पे 3 क्रॉप होती है साल में। चावल की इतना चावल खाते हैं ना, मैंने बताया था उड़ीसा में तो ये सबसे अपने लिए बना रहे हैं। एंड इनका 3 जो ये जो है ऑस, अमन एंड बोरो, ये एक्चुअली वेराइटी ऑफ क्या है, वेराइटी ऑफ पैडी है। तो आप याद रखना, ओस, अमन एंड बोरो पूछा जाता है 1 नंबर क्वेश्चन में, किसकी वेराइटी है? राइस पैडी, जो ऑप्शन हो। इन बिटवीन द राबी एंड खरीफ क्रॉप एक और छोटा सा सीजन आता है कुछ महीनों का, जब ककड़ा, मतलब ककड़ा कह रहा हूं, खीरा, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा ये उगाए जाते हैं। इसे जैसे शुगर केन ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। अब यहां पर एक एक्सेप्शन है, शुगर केन गन्ना पूरे साल उगता है। इसको अपना रबी में गिनो ना जायद में गिनो, कहते हैं सब में। एक क्रॉप जो सब में होती है। मेजर क्रॉप्स की बात करें, राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज एंड पल्सेस, यहीं से आपको करना है। यहां से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। अगर करना है ना तो अब ध्यान से सुन लेना। 5 नंबर जिसको पूरे चाहिए, शॉर्ट में बताऊंगा, जहां से आपको क्या लिखने हैं, सिर्फ 5 पॉइंट्स लिखने हैं, और जिसने भी 5 पॉइंट्स लिखे उसकी बल्ले बल्ले, बाकी मजे आ जाएंगे। राइस मेन फूड क्रॉप, मेजोरिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया की, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना। पहला पॉइंट क्या था? मेजर स्टेपल क्रॉप, मेन स्टेपल क्रॉप। सेकंड प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना, इट इज अ खरीफ क्रॉप। थर्ड, विच रिक्वायर्स अ टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, गर्मी में ऑब्वियसली पड़ जाता है। एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर, मानसून वाले सीजन में आराम से हो जाती है। तो आपके पास यहां से 4 पॉइंट हो चुके हैं। मेन क्रॉप, second producer of rice after China, kharif crop, required temperature of 25 degree Celsius and 25 degree Celsius and rainfall above 100 centimeter. In areas of less rainfall, with the help of irrigation, आराम से कर सकते हैं। Rice is grown in the plains of northeastern India, coastal area and delta region. ये लीजिए भाई साहब, यहाँ बीच में भी, यूपी बिहार में भी हो रहा है। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स, इसकी वजह से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे इलाकों में कर पाए, वरना हम कर ही नहीं पाते। तो क्या रीजन है पंजाब, यूपी, हरियाणा में करने के? ये जो डेंस नेटवर्क कैनाल से इरिगेशन है, इन फैसिलिटीज की वजह से। वीट की बात करते हैं, अगेन 5 पॉइंट। सेकंड स्टेपल क्रॉप, फर्स्ट पॉइंट। मेन फूड क्रॉप इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, सेकंड पॉइंट। कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, अरे वीट उगता ही ठंड में है, ठंड के मौसम में तो स्टार्ट किया था। तो कूल ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, पकते टाइम तो चाहिए ना। गेहूं की ये जो कलर देख रहे हो ब्राउन है, किस वजह से? सनलाइट ने इसको उगाकर ग्रीन से ब्राउन बना दिया, वरना ग्रीन होता है। आगे चलते हैं, 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। इतनी कम क्यों? ज्यादा बढ़ेगी तो ये बाल में पानी बढ़ जाएगा और ये गेहूं सड़ जाएगा। मतलब ये क्या है, इसमें जब पानी बढ़ जाएगा तो गेहूं सड़ जाएगा, इसलिए नहीं चाहिए ज्यादा। 2 इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन है हमारे इंडिया में, गंगा सतलुज वाला एरिया जो यूपी बिहार राजस्थान वाला एरिया है ना, और ब्लैक डेल्टा रीजन वाला, मतलब वही डेल्टाइक और डेक्कन प्लेटू वाला एरिया। मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट हमारे 3 सबसे बड़े, पंजाब, यूपी, हरियाणा, फिर उसके बाद हमसे चिपटा देश मध्य प्रदेश, फिर हमारा एक और बिहार, और उससे हमारा राजस्थान। पूरा जो आपको याद हो सकते हैं वो यहां से ये तक स्टेट है। मिलेट्स की बात करें, जो बाकी अन्न धान होते हैं, ज्वार, बाजरा एंड रागी इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं। दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन। अरे खाने में बहुत सूखते हैं, मुंह का पानी सोख लेते हैं। 5 मल्टी ग्रेन्स वाले बिस्किट ले लेना एक बार। बट रागी इज वेरी रिच इन कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, बहुत अच्छी होती है रागी के खाने, बट चबाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है दांतों को। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप। ज्वार के पॉइंट याद करना, पहला चावल, दूसरा गेहूं, तीसरा ज्वार। वाह। इट इज अ रेन फेड क्रॉप, मोस्टली ग्रोइंग इन बारिश वाले एरियाज में। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स क्या है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सब है। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गए। बाजरा सैंडी सॉइल, ब्लैक सॉइल पे होता है। राजस्थान में भी होता है बहुत बाजरा, सूखी मिट्टी में हो जाता है आराम से। राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। रागी की बात कर लेते हैं, ड्राई एरिया में होती है, ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल पे हो जाती है। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट केकेटी, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, इनमें होता है। मेज की बात करें, ये वो क्रॉप है जिसे हम भी खाते हैं और हमारे भैंस मतलब जानवर भी खाते हैं, फूड एंड फॉडर दोनों हैं। खरीफ क्रॉप है जिसको बारिश ऑब्वियसली 21 से मतलब 100 सेंटीमीटर के आसपास तो चाहिए, 21 से 27 मौसम भी चाहिए, क्योंकि चावल को भी कितना लगता है? 25। बिहार में जो है ये राबी सीजन में उगाई जाती है। मेजर स्टेट अगेन वही, केयूटी, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश, आप एक्स्ट्रा में याद रख सकते हो। तो ये बेसिकली वो सारे स्टेट्स हैं जो आगे आपको मेज उगाने में मदद कर रहे हैं। आगे चलते हैं, पल्सेस यानी दालें। देखिए हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं एज वेल एज कंज्यूमर है। फर्स्ट पॉइंट, वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर, 1 पॉइंट हो गया।
वेरी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में एक सोर्सेज ये है, ज्यादा से ज्यादा मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन वेजिटेरियन डाइट के लिए ये है। मेजर दाल कौन सी है? तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम, चना और ये सब है। 3 पॉइंट हो गए, कोई याद करने में दिक्कत तो नहीं है। 5 पॉइंट लिखने हैं, 5 पॉइंट के लिए जिद्दत, मतलब इतनी जिदपन क्यों ही करना। दे नीड लेस मॉइस्चर। कौन सी दाल भीगी हुई देखी होगी तुमने? सारी की सारी ऐसी आती है जैसे कि कहीं से उठा के धूल मिट्टी से लेके आए हैं। एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन, तभी तो ऐसी होती है शक्लों से। बीइंग लेग्यूमिनस क्रॉप, फलीदार होती हैं भाई। इनमें क्या होता है कि ऐसे एक पेड़ होता है, उसमें बाल होती है, उसमें दाल 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 ऐसे भरती है। हम इस पेड़ को, पत्ते को कूटते हैं, इसमें फिर दालें निकालते हैं। ऑल दिस क्रॉप एक्सेप्ट अरहर। अरहर क्या करती है? सॉइल की फिक्सेशन करती है। किस चीज की फिक्सेशन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हवा में है, बारिश से नीचे गिरेगी, सॉइल उसको एब्जॉर्ब करके नाइट्रोजन, जो क्योंकि इनसे खत्म होती है। अगर मैं थोड़ा सा इसको अपनी लॉजिक से समझाऊं, जिम के हिसाब से समझिएगा, प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। और प्रोटीन में आजकल जो लोग सप्लीमेंट में लोग नाइट्रोजन भी लेते हैं। अगर ये नाइट्रोजन हम दालों से ले लें खा खा के, क्योंकि सॉइल फिक्स कर जाए, हमारी बॉडी बन जाएगी। तो ये है मतलब प्रैक्टिकल फंडामेंटल फोनोमिना। देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। तो दालों को हम ऐसे करते हैं, एक बार एक मेन क्रॉप कर ली, राइस कर लिया, व्हीट कर लिया, फिर ये कर ली। इस तरीके से इन इलाकों में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान इलाकों में दाल करते हैं। बात करते हैं शुगर केन की। गर्मी में भी होता है और बिना गर्मी के मौसम सब में होता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट दोनों में होता है। 20 से 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए और बारिश जो वो 1000 मतलब 75 से 100 सेंटीमीटर तक चाहिए। अच्छी खासी बारिश चाहिए। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राजील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आज की डेट में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए कि शुगर केन के मामले में हम कौन से नंबर पे हैं? सेकंड नंबर पे हैं। किसके बाद है? ब्राजील के बाद है। आगे चलते हैं। मेन सोर्स ऑफ गुड़, शुगर, खांडसारी एंड मोलासिस। जो मोलासिस समझते हो, इससे हम खाद वगैरह और भी बहुत सारे आइटम बनाते हैं। जो गन्ने का सूखा हुआ पार्ट बचता है उसे मोलासिस कहते हैं। मेजर क्रॉप, इस क्रॉप के एरिया, सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर साउथ में भी आजकल ये होने लगा है, क्योंकि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन गन्ने को उगाने के लिए ज्यादा सपोर्ट कर रही है। और वहां के गन्ने में जो मीठापन है वो ज्यादा है आज के यहाँ के गन्ने से। आगे चलते हैं दोस्तों, समझते हैं ऑयल सीड्स की बात करते हैं। 2020 में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट, मूंगफली उगाने में, आफ्टर चाइना। बहुत तरीके के ऑयल के सीड्स यहाँ उगाए जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया पे हम क्या उगाते हैं? अगर 100% एरिया है तो हम 12% पे क्या उगा रहे हैं? ऑयल सीड्स उगा रहे हैं। मेजर ऑयल सीड्स की बात करें, मस्टर्ड सीड्स, कॉटन सीड्स, लेन सीड्स एंड सनफ्लावर, ये वो सीड्स हैं जो मेजरली उगाए जाते हैं। ग्राउंडनट एक खरीफ क्रॉप है। कैसे याद रखोगे? जीके यानी जनरल नॉलेज, जीके ग्राउंडनट और खरीफ क्रॉप है। ये हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड, जितने हम ऑयल सीड्स उगाते हैं उनमें सबसे ज्यादा ग्राउंडनट होता है, गुजरात में होता है। एंड गुजरात वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका, आफ्टर राजस्थान एंड तमिलनाडु। तो GRT, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। लिनसीड एंड मस्टर्ड भी उगाए जाते हैं। सीसम में खरीफ क्रॉप है, रबी क्रॉप है साउथ इंडिया में, यानी कि ये दोनों क्रॉप है, खरीफ भी और रबी भी है। कैस्टर सीड भी उगाए जाते हैं, बोथ एज रबी एंड खरीफ क्रॉप। अगर आपसे एक नंबर में पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज आल्सो नोन एज द रबी एंड खरीफ क्रॉप, तो याद रखना SC, सेसमम, कैस्टर सीड्स दोनों उगाए जाते हैं। टी की बात कर लेते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का पार्ट है, एक बड़े फील्ड पे उगाया जाता है। इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है, पीने वाली क्रॉप है। टुडे ज्यादातर टी प्लांटेशन जो वो इंडिया के है। पहले क्या था? फिर स्टोरी, पहले स्टोरी समझ लीजिए। चाय हमने नहीं इंट्रोड्यूस करी, चाय अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस करी थी, ब्रिटिशर्स ने, यूरोपियंस ने इंट्रोड्यूस की थी। फिर आज जितने भी चाय के बागान वो छोड़ के गए, आज वो सब हमारे हैं। टी के प्लांट जो होते हैं वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एरिया में होते हैं। टी की जो झाड़ियां होती हैं उनको गर्म और मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए, क्योंकि अगर बारिश पड़ गई और नमी आ गई तो सारी चाय सड़ सकती है, खराब हो सकती है। फ्रीक्वेंट शावर्स भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट ओवर देयर एंश्योर कंटीन्यूअस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीफ। धीरे धीरे बूंदाबांदी होती रहती है ना, उससे धीरे धीरे पेड़ उगते रहते हैं। जैसे छिड़काव होता है पानी का, ऐसे छिड़कते हो ना अपने घर पे पेड़ों पे, वैसे। टी इज ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। वाई? टी की पत्तियों को आते समय देखो अपने औरतें टोकरी लगा के माथे के बीच वो डाल दिए, बहुत सारे एक साथ लेबर चाहिए होता है इनकी पत्तियों को तोड़ने के लिए। इट रिक्वायर्स एबंडेंट, चीप एंड स्किल्ड लेबर। समझदार आदमी चाहिए, नहीं तो पेड़ पता चले हमारा जैसा हो। हमारे गांव का आदमी शर्मा जी भेज दिया, पूरी चाय का पत्ता उखाड़ लिया, चाय लिया है। अरे पत्तियां तोड़नी थी, पेड़ थोड़ी निकालना था। समझ रहे हो कि नहीं? टी जो है वही प्रोसेस की जाती है टी गार्डन, ताकि उसकी फ्रेशनेस बनी रहे। कहने का मतलब पत्ती तोड़ी और वहीं उसकी पैकेजिंग वगैरह कर ली ताकि उसकी फ्रेशनेस बनी रहे। अब सोचो पत्ती आप लेके ट्रक में लेके जा रहे हो 200 किलोमीटर दूर, सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे गर्मी में, तो फ्रेशनेस खराब हो जाएगी। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट असम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। तो आपको बेजली तो ये असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला याद रख लेना, मतलब कि ABTK, ये स्टेट याद कर लो। असम तो आपको याद होगा, तमिलनाडु, केरला भी याद, दोनों याद होंगे। इंडिया कॉफी इज नोन एज द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड्स क्वालिटी के लिए जानी जाती है। यहां पर जो अरेबिका वैरायटी है, कॉफी की एक टाइप की वैरायटी है, वो यमन से लाई गई थी, विदेश से लाई गई थी हमारे देश में। दिस वैरायटी इज ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसलिए लाई गई थी कि यहाँ अच्छे प्लांटेशन हो सकती थी,
मौसम अच्छा था, यहाँ उगाते थे, फिर उसकी जो जरूरत है उसको पूरे वर्ल्ड में फैला फैला के पूरी कर रहे थे। इनिशियली इस कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बाबा बुडम हिल्स एंड इवन टुडे इन कल्टीवेशन रेफर टू द कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। जो कॉफी की इनिशियली शुरुआत थी वो केकेटी कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में होती थी। आज भी वहीं सबसे ज्यादा है। बाबा बुडन हिल्स में सबसे ज्यादा आपको अरेबिका वैरायटी मिल जाएगी। बात करते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप, जो आपके फल फूल है, सब्जी है, वो सब हॉर्टिकल्चर का पार्ट है, फ्लावर वगैरह सब। 2020 में इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आफ्टर चाइना। ना जाने क्यों मुझे ऐसा बड़ा बुरा लगता है, हर चीज में चाइना के पीछे चल रहे हैं, उससे आगे जाने चाहिए, पॉपुलेशन वाले चले गए। महाराष्ट्र के मैंगो, आंध्र प्रदेश में मैंगो, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ऑरेंजेस ऑफ नागपुर, है ना, उसके अलावा लीची एंड गुआवा ऑफ यूपी, बिहार, पाइनएप्पल ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ऑफ जम्मू कश्मीर। ये सब वो हैं जो मेन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है और हमें भारत के अलग अलग इलाकों से लाते हैं, मतलब लेके आते हैं। रबर की बात करते हैं, इक्वेटोरियल क्रॉप है, बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। इक्वेटोरियल क्रॉप समझ रहे हो ना, जो इक्वेटर के पास वाले इलाकों में होती है, साउथ इंडिया में। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, वो ऑब्वियसली आपको साउथ इंडिया में मिल जाएगा। बारिश 200 सेंटीमीटर से ज्यादा एंड टेम्परेचर 25 डिग्री से ज्यादा। मेनली ग्रोन इन केकेटी, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में होती है, अंडमान निकोबार एंड मेघालय में होती है। ऐसे पेड़ में होता है, उसे मारते हैं, उससे रबड़ निकाल लेते हैं, इससे रबड़ बनती है, फिर सिंटेक्स से बनता है। फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट, हेम्प, आपकी जो भांग वगैरह वो सब है। नेचुरल सिल्क, ये मेजर फाइबर क्रॉप्स है इंडिया में। द फर्स्ट थ्री, 1 2 3, ये तो नेचुरली उगती हैं, और जो नेचुरल सिल्क है ये कीड़े से उगता है, जिसे हम सिल्क वॉर्म कहते हैं। यानी सिल्क वॉर्म बनाना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या है? सिल्क वॉर्म से सिल्क की तैयारी करना है। कीड़ा खाता है कोकून जैसा और वो पॉटी करता है, उससे वो बना लेते हैं। इंडिया इस कॉटन की बात करें, बिलीव टू द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। हम कॉटन बाहर से नहीं सीखे हैं, हमारी खुद की अपनी है। हमारा मेन रॉ मटेरियल था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना, यहां पर भी, और चाइना सिल्क के मामले में भी अच्छा खासा है। कॉटन ड्रायर पार्ट एरिया में होती है, जैसे डेक्कन प्लेट एरिया में, इसलिए ब्लैक कॉटन सॉइल आपने सुना होगा। ब्लैक सॉइल पे कॉटन सबसे अच्छी उगती है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल एंड 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 210 दिन चाहिए नमी से दूर, मतलब ऐसे दिन जब धूप पड़ती है अच्छी, तो ये खिल के जो इसका ये फूल है बाहर निकल के आता है। खरीफ क्रॉप है, 6 to 8 मंथ चाहिए इसको तैयार होने में। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट MGMA, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सब स्टेट्स में ये होती है। जूट की बात करें, गोल्डन फाइबर कहते हैं, काफी महंगा बिकता है। आपकी बोरियां, आपकी बॉटल्स के वो कवर, आपके लंच बैग्स, वो सब। जूट जो है फर्टाइल सॉइल पे उगाया जाता है, फ्लड प्लेन एरिया में। यहाँ पर सॉइल हर साल बदलती रहती है, जिससे इसकी रिप्लेनिशमेंट, ग्रोथ अच्छी रहती है जूट की। हाई टेम्परेचर चाहिए होता है जब ये जूट तैयार होता है, बहुत धूप चाहिए, जैसे आप देख रहे हो इतनी धूप चाहिए। कहाँ कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल हमारे पास सबसे ज्यादा है, उसके बाद बांग्लादेश सेकंड, मतलब बांग्लादेश फर्स्ट नंबर पे, हमारे पास वेस्ट बंगाल में सेकंड नंबर पे है। बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, ये मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है। इसका बोरी बनाने, मैट, रोप, रस्सी, धागा, कारपेट, अदर काम में यूज होता है। जूट बहुत महंगा आता है, छोटी सी बोरी एक में लंच के लिए क्या भाई साहब कह रहा 11-1200 रुपए की, मैं भाई 3 बार लंच टूट जाएगा, मैं दोबारा ले आऊंगा। सोचो इस कदर के महंगी है ये। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कर लें, एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन नीड सम चेंजेस। टेक्नोलॉजिकली एज वेल एज इंस्टीट्यूशनली चेंजेस चाहिए। भारत में जो एग्रीकल्चर है ना, वो बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है, और यहां पर ना बहुत सारे चेंजेस को लाया ही नहीं गया, पता नहीं क्यों। अब उन चेंजेस को लाने की एक्चुअल में नीड है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ चुकी है और हमारी डिपेंडेंसी भी बढ़ चुकी है। इसलिए कलेक्टिवाइजेशन, जमीन को इकट्ठा करना, कंसोलिडेट करना, कॉपरेशन एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी, ये वो तरीके थे जिनसे हमारी जमीन परेशान थी। देखिए पहले जमीन सबके पास छोटी छोटी अलग अलग थी, उस जमीन को इकट्ठा कर देंगे तो उसमें मॉडर्न टूल्स का यूज कर सकते हैं, ज्यादा फसल होगी फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जमींदार जो होते थे वो ज्यादा टैक्स लेते थे, तो किसान कभी भी अपना फायदा कर ही नहीं पाए। इन सबको हटाया और ये सब आजादी के बाद चेंज किए गए, जिसमें लैंड रिफॉर्म सबसे पहला मेजर था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। लैंड रिफॉर्म यानी जमींदारों को खत्म करना, कंसोलिडेट करना, ये सब करना। राइट ऑफ इनहेरिटेंस लैंड ऑलरेडी लेड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। राइट टू इनहेरिटेंस क्या है? बाप के बाद वो जमीन जो वो बेटे की होगी, ये परंपराओं में है, ये विरासत है, ये जमीन जागीर आपकी विल है, समझ रहे हो ना, संपत्ति है। इससे भी घर जमीन बढ़ती है। अब एक बाप के 2 बेटे 2 में बढ़ गई, 2 बाप के 4 बेटे 4 में बढ़ गई, 4 के 8 8 में बढ़ गई। तो ये जो है, इसलिए कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स की नीड जरूरत थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसलिए स्टार्ट किया एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, ताकि इंडियन एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट आ सके इन 1960s एंड 70s। ग्रीन रेवोल्यूशन इसी बेस पे लेके आए थे, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के जो इक्विपमेंट्स, औजार थे, जो उसकी सोच थी, हाई टेक्नोलॉजी, HYVC, मॉडर्न फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये सब। इसके लिए कंसोलिडेशन, जमीन को इकट्ठा होना जरूरी था। अब छोटी छोटी खेतियों पे क्या यूज करोगे, क्योंकि ये सब महंगे आ रहे थे, खेती छोटे फिर बिक नहीं पाता था, तो उसके लिए जो है वो इंप्रूव करना जरूरी था। बट दिस लेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू एरियाज। बट जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो इसने भी कुछ एरियाज को ही डेवलपमेंट ज्यादा दी, जैसे कि पंजाब, हरियाणा,
वेस्टर्न यूपी, ये पैसों के मामले में उसको ओट पा रहे थे, उसको ले पा रहे थे, उसकी वसूली कर पा रहे थे। प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड एंड साइक्लोन। अगर आपकी क्रॉप बाढ़ से गई, सूखा पड़ा, भूकंप में गई, कैसे भी गई, तो इसकी जो भरपाई है वो सरकार करेगी। जब ये सब होने लगा तो किसानों को थोड़ी एश्योरेंस आने लगी, वो थोड़ा फसलों को, उन फसलों को भी करने लगे जिनका पहले उन्हें डर लगता था। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनने लगी, लोन फैसिलिटी किसान को आने लगी, इन सब से किसान प्रमोट हुआ और ये सब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा था। किसान क्रेडिट कार्ड का आना, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम होना, ये सब वो स्कीम थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाई, जिसकी वजह से किसान फायदा महसूस कर रहा था और अब क्रॉप्स में रिस्क ले सकता था। मोर ओवर स्पेशल वेदर बुलेटिन चलाई गई। मौसम की जानकारी बहुत सारे किसानों को, बहुत सारी फसलों के लिए नहीं थी, तो मौसम की जो बुलेटिन अखबार, रेडियो में ये आने लगा, आज की ताजा खबर, आज आने वाली बारिश, किसान सतर्क हो जाता था कि आने वाले 6 महीनों में क्या होगा, 2 महीनों में क्या होगा। एग्रीकल्चर प्रोग्राम बताए गए, कैसे फार्मिंग करते हैं, बेहतर क्या कर सकते हैं, अच्छे से कैसे कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने एक चीज और चलाई, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसान की जब कोई फसल खरीदे ना, सरकार ये कहती थी एक मिनिमम रेट मैं दे रहा हूं, इसकी फसल का रेट मैं ले लूंगा, तू चिंता मत कर, तू कर। प्रोक्योरमेंट प्राइसेस, तुम्हारी फसल को लाने ले जाने का पूरा पैसा सरकार ने जो वो कर रखा था, ताकि स्पेकुलेटर एंड मिडल में दलाल खत्म हो जाए, बिचौलिए खत्म हो जाए। बुढ़ान ग्रामदान क्या था? महात्मा गांधी को जो है ना, दे डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज ए स्पिरिचुअल हायर। उनकी जो इंस्पिरेशन थी, उनकी जो सोच थी, स्पिरिचुअलिटी की जो बातें थी, उनकी जो एक होते ना अच्छी सोच की जो बातें थी, वो विनोबा भावे से मैच खाती थी, तो वो उनको अपना स्पिरिचुअल हायर मान चुके थे। ही वॉज वन ऑफ द वोटरीज ऑफ गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज, यानी वो गांधी का जो कॉन्सेप्ट था ग्राम स्वराज वाला, गांव की आजादी हो, गांव में अपना हुक्म चलाने की परमिशन हो, वो खुद लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो ताकि बेसिक प्रॉब्लम खत्म हो जाए, इसके सपोर्टर थे विनोबा भावे। गांधी जी के मरने के बाद विनोबा भावे ने एक पदयात्रा की ताकि गांधी जी के मैसेज को पूरे देश में फैलाया जा सके, ग्राम स्वराज, ग्राम की आजादी। एक बार जब वो अपना मैसेज पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में दे रहे थे, कुछ गरीब किसान उनके पास आए और कहते हैं साहब हमें कुछ जमीन दे दो जिससे हमारा भला हो जाए। विनोबा भावे उस समय तो कोई प्रॉमिस नहीं कर पाए इमीडिएटली, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं था, बट उन्होंने किसानों को यह बात एश्योरेंस दी कि मैं इस पर कुछ ना कुछ भारत सरकार से बात करूंगा और आपको कहीं ना कहीं कुछ हेल्प दिला पाऊंगा या कोऑपरेटिव फार्मिंग की हेल्प ले पाऊंगा। सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी खड़े होते और कहते नहीं साहब रुकिए एक मिनट, 80 एकड़ जमीन मैं अपनी इन बातों के लिए दान करता हूं। यानी जो 80 जो बेरोजगार गरीब किसान थे, 80 लैंड लेस जो विलेजर थे, उनको 80 एकड़ जमीन बांट दी गई। इसको कहते हैं भूदान, भूमि दान करना, जमीन दान करना। लेटर ही ट्रेवल्ड, इंट्रोड्यूस आइडिया वाइडली ऑल ओवर इंडिया। जब इस बात से विनोबा भावे खुश हुए तो उन्होंने इस सेम आइडिया को पूरे भारत में फैलाना चाहा कि हमें सरकार की जरूरत भी नहीं है, इंसान अगर अपने आपस में मदद कर ले तो बेहतर है। कुछ जमींदार, कुछ गांव के लोग आते हैं और उनको बोलते हैं कि हम भी गरीब किसानों को जमीन देना चाहते हैं, इसे ग्राम दान बोलने लगे। अब गांव के गांव दान कर रहे हैं, वो अपने गांव के गांव में दान कर रहे हैं कि भाई इसमें इनको रहलाओ, इनको बिठाओ, इनके काम करते हैं। Many landowners choose to provide some part of their land to the poor farmer due to the fear of land selling etc. ये एक डर था जो आपकी किताब में बहुत सारे लोग कई बार नहीं बताते। लैंड सेलिंग ये था कि सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि जिसके पास ज्यादा जमीन है उससे लेकर या तो हम जब्त कर लेंगे या किसी को दे देंगे। अब उन्हें लगा कि यार सरकार जब्त करे, इससे अच्छा है इस दान वाले काम में आ जाते हैं, इसको दान कर देते हैं गरीब किसानों को, ताकि हमारा हुक्म भी गांव में थोड़ी बड़ा वो भी रहेगा, होल्ड रहेगा। This भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे इज आल्सो नोन एज ब्लड रेस रिवॉल्यूशन। इस दान और इस एंटीसिपेशन के लिए कोई खून नहीं बहा, कोई गोली नहीं, कोई कुछ नहीं, तो इसे कहते हैं भाई साहब ब्लड लेस रिवॉल्यूशन। कैसा लगा ये लेक्चर? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसे बता दीजिएगा, अपने दोस्तों को बोल दीजिएगा कि लेक्चर को थोड़ा अच्छे से पढ़ें, एंड अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए या नहीं हो गए। वन शॉट में पूरा लेक्चर है। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय गाइस।